जहां हम लोग बात करने वाले हैं आज इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उन्हीं महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। जिनका जन्म हुआ था 1869 के अंदर और इनका डेथ हुआ था 1948 के अंदर। अकॉर्डिंग टू हिम का इस्तेमाल किया गया महात्मा गांधी के लिए, यानी महात्मा गांधी के अनुसार, उनके अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू मोरल बीइंग। जो भारतीय सभ्यता है वो मोरल बीइंग से संबंधित है। मोरल बीइंग कहने का मतलब हुआ कि सर नैतिकता से संबंधित है, मोरालिटी से संबंधित है। महात्मा गांधी कहते हैं द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन। इंडल्ज का मतलब होता है मेरे भाई शामिल हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेरनियों, आप सभी का मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे, जहां हम लोग बात करने वाले हैं आज इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि आपके सिलेबस के प्रो सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर मैंने उठा करके आपके सामने पेश किया, मतलब पेश कर रहा हूं। बात समझ में आया? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति वाले चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। बस आप तमाम बच्चे इसको बड़े प्यार से समझते हुए चलिएगा। बात समझ में आया? तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। अगर तू जिंदा है तो तेरे अंदर जोश होना चाहिए, तेरे अंदर जुनून होना चाहिए, तेरे अंदर जज्बा होना चाहिए कुछ बड़ा करने का, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का। आइए मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाए थे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए थे। किसका? तो आपको याद होगा ग्रामर सेक्शन का। उसमें हम लोगों ने बात किया था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। इसके बाद हमने बात किया पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने सबसे पहला टॉपिक उठाया था जिसका नाम था नाउन, और नाउन को मैंने अलग अलग तरीके से आपके सामने डिवाइड किया और अलग अलग तरीके से डिफाइन भी किया था। अगर आपको याद होगा मेरे भाई, तो नाउन को मैंने कास्ट के आधार पर डिवाइड किया, नाउन को मैंने जेंडर के आधार पर डिवाइड किया, कास्ट के आधार पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। याद करो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर जेंडर के आधार पे मैंने कुल मिलाकर के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। इसके बाद काउंटिंग के आधार पे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद स्ट्रक्चर के आधार पे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक सिंगल नाउन और दूसरा कंपाउंड नाउन। इतना ही नहीं, नंबर के आधार पे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसका नाम था सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इन सभी चीजों के बारे में मैंने डिस्कशन किया था आपके लास्ट क्लास में, ग्रामर सेक्शन वाली क्लास में। लेकिन आज की जो क्लास है वहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। अब सवाल पैदा होता है कि सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किस तरीके से आप पढ़ाने वाले हो, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सर इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम लोग जिक्र करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा कि सर जब एक्सप्लेनेशन आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वाले हैं आज ही की क्लास में। यानी ये कंप्लीटली वन शॉट होने वाला है, जहां पे हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। और इस बात का मैं एश्योरेंस दिलाता हूं मेरे भाई, जो चीज यहां पे पढ़ाऊंगा इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे और एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा इससे बाहर। इस बात को दिमाग में डाल लेना, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस इसी क्लास से आने वाले हैं। मैं लिख करके आपको दे रहा हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। आइए मेरे भाई, हम लोग बात करने वाले हैं आज जिस इंसान के बारे में, उस इंसान का नाम है महात्मा गांधी। ये जो प्यारा सा चेहरा आपके सामने चश्मा लगा करके, गोल गोल चश्मा लगा हुआ जो चेहरा दिख रहा है ना, यही है महात्मा गांधी। अरे वही महात्मा गांधी जिनको आप लोग बापू के नाम से जानते हो। स्वतंत्रता दिवस के दिन या गणतंत्र दिवस के दिन आप लोग चिल्लाते हो ना, महात्मा गांधी अमर रहे, बापू अमर रहे। उन्हीं महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। जिनका जन्म हुआ था 1869 के अंदर और इनका डेथ हुआ था 1948 के अंदर। देखिए मेरे भाई, इस चैप्टर की जब शुरुआत करते हैं हम लोग, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन एंड आल्सो व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर। सिविलाइजेशन से आप क्या समझते हैं सर, और कल्चर से आप क्या समझते हैं। दोनों से मैं क्या समझता हूं ये आपको खुद समझ में आ जाएगा जब ये पूरा का पूरा आप चैप्टर पढ़ोगे। तो जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे मेरे भाई, तब तक मामला ठीक से नहीं बनने वाला है। बात क्लियर है? आइए मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर इस चैप्टर को लिखा कौन है, तो इस चैप्टर को जिस इंसान ने लिखा है उस इंसान का नाम है महात्मा गांधी। तो सबसे पहला पॉइंट कि महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, हम बात करते हैं इनके राइटर को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम है महात्मा गांधी।
अब सवाल पैदा होता है कि सर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो जवाब भी निकलेगा 2 अक्टूबर 1869 को, यानी 2 अक्टूबर 1869 को ये पैदा हुए थे। तुम्हारे जहन में एक बात आएगा कि सर इनका डेथ कब हुआ था, तो याद रखना 30 जनवरी 1948 को इनका डेथ हुआ था। डेथ कब हुआ था मेरे भाई, तो 30 जनवरी 1948 को इनका डेथ हुआ था। फुल नेम क्या था इनका, इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है मेरे भाई, मोहनदास करमचंद गांधी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू। सर इनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं या फिर बापू के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ नेशन कहने का मतलब हुआ राष्ट्रपिता, और बापू तो आप लोग जानते ही हो, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। सवाल पैदा होता है कि गुरुजी इनके मम्मी का क्या नाम था, तो मम्मी का नाम था पुतलीबाई। अब मेरे भाई उनका नाम ले लिए हो, उनका कहने का मतलब महात्मा गांधी का नाम आप ले लिए हो, उनके पिताजी का नाम ले लिए हो, उनके माताजी का नाम ले लिए हो, तो ईमानदारी से बोलना, दिल पे हाथ रख करके बोलना ईमानदारी से कि सर उनके वाइफ का नाम लोगे कि नहीं लोगे, बिल्कुल लेना पड़ेगा सर। और उनके वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था दोस्तों, आपका जवाब होगा कस्तूरबा गांधी, ठीक है। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893। वो साउथ अफ्रीका गए थे 1893 के अंदर। अरे भैया वो साउथ अफ्रीका गए होंगे तो साउथ अफ्रीका से वापस भी तो आए होंगे, तो साउथ अफ्रीका से उन्होंने वापस आया 1915 को। और जैसे ही वो साउथ अफ्रीका से वापस आए ना, इसके बाद दौड़े दौड़े वो चंपारण चले गए थे 1917 को। चंपारण कब गए मेरे भाई, तो 1917 को। यानी हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं और चिल्ला चिल्ला करके बोल सकते हैं कि सर ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। उन्होंने पूरी तरीके से भारतीय राजनीति में कदम जमा करके रखा 1915 से लेकर के 1948 तक। बात क्लियर है। यानी यहां से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि महात्मा गांधी के बारे में 5 साल आपको याद रखना है। कौन कौन, सबसे पहला मेरे भाई 1800, जिस तरीके से बता रहा हूं एग्जैक्ट इसी तरीके से दिमाग में डाल करके चलना। सबसे पहला 1869 दिमाग में रखना, दूसरा 1893 दिमाग में रखना, तीसरा 1915 रखना, चौथा 1917 रखना, और पांचवा 1948 रखना। बात समझ में आया। 1869 को पैदा हुए थे, 1893 को साउथ अफ्रीका गए थे, 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, 1917 को चंपारण गए थे, और 1948 को भगवान के पास चले गए थे। बोलो हाँ। यानी ये वाला मामला आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे हम लोग बात करते हैं कि सर ही इज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। He is more a spiritual leader than a politician। यानी जो महात्मा गांधी थे ना, वो स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे, आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। किसके तुलना में, तो पॉलिटिशियन के तुलना में, राजनेता के तुलना में। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर ये राजनेता भी थे और आध्यात्मिक नेता भी थे, लेकिन आध्यात्मिक नेता राजनेता की तुलना में ज्यादा थे। ओके, आगे देखिए। इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था पता है, इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सच्चे के साथ या सत्य के साथ मेरा अनुप्रयोग, इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कई बार देखने को मिला है मेरी सन, इसलिए इस बात को दिल और दिमाग में अच्छे से डाल लेना। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ही रोट न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। अच्छा, महात्मा गांधी आर्टिकल लिखने का काम करते थे, लेख लिखने का काम कर रहे थे, और इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। न्यूमरस का मतलब अनेकों अनेक, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। किसके लिए, तो यंग इंडिया के लिए। आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर ये यंग इंडिया क्या था, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि यंग इंडिया एक पत्रिका हुआ करता था, उसी पत्रिका के लिए ये बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। गेटिंग माय पॉइंट, अरे बोलो ना, ओ बोलना रे, बोलना। ठीक है, आ गया अगला। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ का मतलब सत्य और नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा। उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो जो अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे उसके अगेंस्ट में इन्होंने सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया। बात समझ में आया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी मुख्य हथियार के रूप में किसका इस्तेमाल किए थे, तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किए थे। अगला सुनो, ही वॉज अ लॉयर, वो एक बहुत बड़े वकील थे, ग्रेट लीडर, महान नेता थे, पॉलिटिशियन, राजनेता थे, एंड राइटर, और एक बहुत बड़े लेखक भी थे। इस बात को भी दिमाग में डाल लेना है। बात क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए आगे आइए। आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर को लेकर के। मैंने महात्मा गांधी के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर को लेकर के कि सर इस चैप्टर में हम लोग किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन
कि सर इस चैप्टर का नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब सवाल पैदा होता है कि सर इसका टाइप कैसा है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर इसका टाइप कैसा है, तो याद रखिएगा इसका टाइप है, ये अपने आप में एक ऐसे है, ऐसे ऐसे वैसे करते हो तुम ऐसे। ऐसे का मतलब होता है निबंध। क्या मतलब होता है दोस्तों, तो आपका जवाब होगा निबंध। बात समझ में आया। चलिए आगे देखो, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर है इसको कहां से निकाल करके लाया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों इस बात को दिल और दिमाग में डाल लेना कि इसको निकाल करके लाया गया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या था, तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम था, वहीं से निकाल करके आपके और हमारे सिलेबस में डाल दिया गया है। आगे देखिए, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं के बारे में द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता के ठोस आधार के बारे में, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ लगातार बना हुआ है, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि भारतीय सभ्यता बिल्कुल भी नहीं बदली है। बात करेंगे आगे, परेशान मत हो, आगे सुनो। आगे है ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट, वो और भी बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के अंतर के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर भारतीय सभ्यता में किन किन चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है, पश्चिमी सभ्यता में किन किन चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन डिफरेंस को भी इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, और मैं आपको आज डिस्कस करके बताऊंगा रियल में। ठीक है, आगे आओ। अब हम बात करते हैं मेरे भाई कि सर रियल में महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम का इस्तेमाल किया गया महात्मा गांधी के लिए, यानी महात्मा गांधी के अनुसार, उनके अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू मोरल बीइंग। जो भारतीय सभ्यता है वो मोरल बीइंग से संबंधित है। मोरल बीइंग कहने का मतलब हुआ कि सर नैतिकता से संबंधित है, मोरालिटी से संबंधित है। एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू मटेरियलिटी, और वही पश्चिमी सभ्यता जो है ये भौतिकवाद से रिलेटेड है, भौतिकता से रिलेटेड है। यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो नैतिकता की बात करेगा, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये भौतिकता की बात करेगा, रुपये पैसों की बात करेगा, धन दौलत की बात करेगा, ऐशो आराम की बात करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखिए, अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और महात्मा गांधी यहां से बोलना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि, I believe that, मुझे विश्वास है कि the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है, इवॉल्व का मतलब विकसित, जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है वो इस दुनिया में किसी से भी पीटा जाने वाला नहीं है, किसी से भी बीट खाने वाली नहीं है, किसी से पीछे होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आगे वो कहते हैं नथिंग कैन इक्वल, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, द सीड्स, उस बीज का, सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो सभ्यता को लेकर के बीज बोया गया है, उस बीज की कोई बराबरी नहीं कर सकता, उस बीज को कोई कभी खत्म नहीं कर सकता है। बात समझ में आया। देखो ना, आज भी हमारे समाज के अंदर इस तरह का सीन देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है। आज भी लोग वो क्या बोलते हैं, वो इसमें पानी लेकर के जाते हैं, कुएं से पानी बहुत सारी जगह पे आज भी निकलता है। ये सब हमारा क्या है, ये सारा का सारा हमारी भारतीय सभ्यता है सर। आज भी जो महिलाएं हैं वो खेतों में काम करती है, बहुत मेहनत करती है, ये सब भारतीय सभ्यता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं रोम वेंट, रोम चला गया, ग्रीस शेयर द सेम फेट, और ग्रीस के साथ भी ऐसा ही हुआ। द राइट ऑफ फेरोस वॉज ब्रोकन, राइट का मतलब अधिकार, जो फेरोस का जो अधिकार था वो भी एकदम टूट चुका है, वो भी खत्म हो चुका है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान का पश्चिमीकरण हो गया है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दैट इंडिया इज स्टिल साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी भी अपने ठोस आधार पर बनी हुई है, भारतीय सभ्यता अभी भी जिंदा है। यह कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी सिविलाइजेशन आई, रोम की सिविलाइजेशन आई चली गई, ग्रीस की सिविलाइजेशन आई चली गई, जापान का पश्चिमीकरण हो गया। चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये पगलवा कब बदलेगा, कब क्या करेगा नहीं करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर के, अगर बात किया जाता है इंडिया को लेकर के, तो वह अभी भी अपने साउंड पे बना, अपने साउंड फाउंडेशन पे बना हुआ है, अपने ठोस आधार पे बना हुआ है, वो अभी भी जिंदा है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये फेरोस कौन है, इसका उच्चारण अच्छे से करना, फेरोस। फेरोस जो है ना मेरे भाई, ये इजिप्ट का शासक हुआ करता था, EGYPT,
इजिप्ट का शासक हुआ करता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर फेरोज कहां के शासक थे, तो याद रखिएगा इजिप्ट के शासक थे। ठीक है, ये आपके सामने पिक्चर दिख रहा है। आगे बढ़ा जाए दोस्त, चलिए देखिए आगे है द पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन्स, वो यूरोप के लोग बहुत सारे पाठ सीखते थे फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। अच्छा, जो यूरोप के लोग हैं मेरे प्यारे साथियों, जो यूरोप के लोग हैं वो बहुत सारी चीजें सीखते थे। कहां से सीखते थे? तो ग्रीस के लोगों के द्वारा लिखे गए का राइटिंग से, रोम के द्वारा लिखे गए लेखन से वो बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करते थे और इनफैक्ट सीखते भी थे। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ब्लैंक। कहां के लोगों के लेखन से सीखते थे? तो ग्रीस और रोम दिल और दिमाग में डाल लेने का। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया अभी भी स्थिर है। भैया मूवेबल का मतलब होता है जो मूव करता हो। अरे भाई, मूवेबल का मतलब होता है जो मूव करता हो, इमूवेबल का मतलब होता है जो मूव नहीं करता हो। जो भारतीय सभ्यता है वो बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो अभी भी स्थिर है, अभी भी इमूवेबल है। लेकिन बाकी सारी की सारी सभ्यता आई गई आना जाना लगा रहा, लेकिन भारतीय सभ्यता के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और यही इसकी सबसे बड़ी ग्लोरी है, यही इसकी सबसे बड़ी गौरव है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया अभी भी स्थिर है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। क्लियर है? आगे सुनिए, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ये भारत के खिलाफ एक चार्ज है, भारत के खिलाफ एक आरोप है। भारत पे आरोप लगाया गया है दैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के जो पीपल है वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं और स्टॉलिड, काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं। भारत पे आरोप लगा दिया कि सर जो भारत के लोग हैं ना उस सभ्यता को नहीं बदलने वाला है, भारत के लोग भारतीय सभ्यता को ही अपनाएगा, दूसरा किसी भी सभ्यता को नहीं अपनाने वाला है, क्योंकि भारत के लोग बिल्कुल असभ्य है, ऐसा आरोप लगाया गया भारत पे। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, कि उस पे किसी भी चीज को थोप करके उसमें किसी भी चीज का, किसी भी सिविलाइजेशन का बदलाव किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई भारत के अंदर बहुत सारे लोग आकर के शासन करना स्टार्ट किए और इनफैक्ट शासन भी किए, और सारे के सारे लोग भारतीय सभ्यता को खत्म करने की भी कोशिश किए, भारत पे दूसरे सिविलाइजेशन को थोपने की कोशिश की है, लेकिन भारत के लोग काफी ज्यादा असभ्य है, ऐसा चार्ज लगाया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। इग्नोरेंट है, स्टॉलिड है, यहां के लोग किसी प्रकार की सभ्यता को नहीं अपना सकते। रे बकलोलबा, ये अंग्रेज तुम उल्लू समझता है क्या? हैं? भारत के लोग तुम्हारे कहने की वजह से कुछ भी अपना लेगा? अरे नहीं अपनाएगा। भारतीय सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ था और सर्वश्रेष्ठ रहेगा, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे आइए, आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि सर रियल में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है, आचरण का एक ऐसा साधन है विच पॉइंट्स आउट, जो इशारा करता है टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी इंसान के कर्तव्य की ओर इशारा करता है, इंसान के कर्तव्य की रास्ते की ओर इशारा करता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि सर मैं टीचर हूं और मेरा काम है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाना, मेरा काम है अच्छे तरीके से पढ़ाना, मेरा ड्यूटी है कि ईमानदारी से पढ़ाना। यही हम लोगों का सिविलाइजेशन सिखाता है। आप एक स्टूडेंट हो और आपका काम है बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, यह आपकी और हमारी सिविलाइजेशन सिखाती है। और इसी में कोई इंसान अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेगा, इधर उधर ज्यादा उछल कूद करेगा, तो मेरे भाई समझो कि वो अपने सिविलाइजेशन को भूलता हुआ जा रहा है, अपने सभ्यता को भूलता हुआ जा रहा है। हमारी सिविलाइजेशन साफ साफ कहती है कि जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को बहुत अच्छे तरीके से आप निभाओ, उस कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे तरीके से आप करो। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है मेरे भाई तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये पूरा का पूरा मामला एकदम क्लियर हो चुका है। अब जरा सा हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो कहां से बिलोंग करते थे, तो आपका जवाब होगा कि सर गुजरात के रहने वाले थे। और मेरे प्यारे साथियों, अगर वो गुजरात के रहने वाले थे तो उन्होंने सिविलाइजेशन को गुजराती में समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजराती में जो सिविलाइजेशन का मतलब होता है मेरे दोस्त, वो होता है गुड कंडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अच्छा आचरण।
क्लियर है? आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आपका दिल से आवाज निकलना चाहिए, मतलब आपके दिल से आवाज निकलनी चाहिए कि सर गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट होता है। क्लियर है सर? आगे बढ़िए, आगे हम लोग बात करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि वी नोटिस दैट, हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो मन है वो एक बेचैन चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स, जितना ज्यादा इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ज्यादा ये चाहता है, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर बाद में जाकर के असंतुष्ट ही रहता है। यानी उन्होंने मन का कंपैरिजन, उन्होंने माइंड का कंपैरिजन किससे किया? तो आपका जवाब होगा कि सर उन्होंने माइंड का कंपैरिजन किया है एक बर्ड से, एक चिड़िया से। और उन्होंने साफ साफ बोला कि सर माइंड जो है ना वो एक बेचैन परिंदे की तरह होता है, जितना ज्यादा इसको मिलता है उतना ज्यादा ये चाहता है। बात क्लियर है? जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके पास अगर सिंपल सा फोन है तो आप सोचोगे नहीं मेरे पास आईफोन हो जाए, आपके पास आईफोन हो जाएगा, फिर सोचोगे आपके पास एक बुलेट गाड़ी हो जाए, फिर सोचोगे 4 व्हीलर हो जाए। मतलब जितना ज्यादा मिलता चला जाता है उतना ज्यादा आप उसको और ज्यादा चाहते हो, और ज्यादा चाहते हो। आप एगो से बतियाते हो, फिर मन नहीं भरेगा, तुम बोलोगे एगो और का नंबर मिल जाता, फिर उसका नंबर मिल जाता, उसका नंबर मिल जाता, उसका नंबर। आप लोग ऐसा सोचते होगे ना मेरे भाई, ये एक चिड़िया की तरह है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइंड इज अ रेस्टलेस ब्लैंक, तो आपका जवाब होगा माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ओके, चलिए मेरे दोस्त आगे देखिए। आगे बोला गया है, महात्मा गांधी कहते हैं द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, इंडल्ज का मतलब होता है मेरे भाई शामिल हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना। जितना ज्यादा हम अपने शौक में शामिल होते हुए चले जाएंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ज्यादा हमारा मन अनियंत्रित होता हुआ चला जाएगा। अनब्रिडल्ड का मतलब अनियंत्रित होना। जितना ज्यादा हम अपने शौक में डूबते हुए जाएंगे उतना ज्यादा हमारा मन अनियंत्रित होता हुआ चला जाएगा। दे सॉ दैट, वे लोग देखते हैं कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, जो खुशी होता है एक मानसिक स्थिति होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मन से खुश हो तो रियल में आप खुश हो, अगर मन से खुश नहीं हो तो रियल में आप खुश नहीं हो। बात समझ में आया? हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, इस बात को दिमाग में डाल लेना। महात्मा गांधी ये सब चीजें क्यों बोलते हैं पता है? वो इसलिए ये सब चीज बोलते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक बात चलता है कि सर जो हमारे पूर्वज थे ना, हमारे पूर्वज थे, उनका कहना यही था कि ज्यादा तुम ना हाथ पैर का इस्तेमाल करो काम करने में, ये मत करो वो मत करो, दिस डेट में मत जाओ, तुम ना दिमाग से खुश रहा करो, जितना चीज है उतना ही में सेटिस्फाइड रहा करो, उतना ही में खुश रहा करो, उसी में तुमको खुशी मिलेगी, उसी में तुम बहुत दूर तक जाओगे। बात समझ में आया? इसी सब को लेकर के महात्मा गांधी ये बात कहते हैं। इस लड़की को देखो यार, कितना ये बच्ची कितनी ज्यादा खुश है, रियल में ये मानसिक रूप से खुश है, इनका मानसिक स्थिति सही है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहते हैं अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंसान धनी है तो वो खुश होगा, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और कोई इंसान गरीब है वो नाखुश होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी, धनी लोगों को अक्सर नाखुश देखा गया है और गरीबों लोगों को अक्सर खुश देखा गया। और यह हकीकत है मेरे भाई। जो धनी लोग होते हैं, जिसके पास रुपये पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, उसको डर रहेगा कि हम रात बिरात कहीं नहीं निकलेंगे, हमको कोई मार देगा, पैसा लूट लेगा, उसको डर रहता है, वो हमेशा एकदम डरा सहमा सा रहता है। लेकिन जो गरीब इंसान होते हैं ना मेरे भाई, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, वो हमेशा खुश रहते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है जो बहुत पैसा वाला इंसान है उसके कंपैरिजन में। इसलिए महात्मा गांधी साफ साफ कहते हैं कि कोई इंसान खुश है इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि वो इंसान धनी है, और कोई इंसान नाखुश है इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो गरीब है। नहीं, मैं धनी लोगों को नाखुश और गरीब लोगों को काफी ज्यादा खुश देखा है। ठीक है, आगे देखिए। आगे वो कहते हैं ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिस्वेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद, इन सभी चीजों को देखने के बाद, जो हमारे पूर्वज थे वो हम लोग को दूर रखे, डिस्वेड किए थे किस चीज से? लग्जरीज एंड प्लीजर, यानी आराम देने वाली चीजों से, आरामदायक चीजों से और खुशी देने वाली चीजों से हमेशा वो हम लोग को दूर रखते थे। वो कहते थे कि देखो भाई, अगर तुम्हें जाना है ना, तुम्हें अगर कहीं जाना है ना, तुम पैदल यात्रा किया करो, क्योंकि हाथ और पैर का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा बॉडी एकदम फिट रहेगा, तुम हेल्थ से बहुत अच्छा रहोगे। बात समझ में आया? मतलब मशीन से अक्सर हम लोगों को दूर रखा करते थे, इस बात को भी दिमाग में डाल लीजिएगा। आगे मेरे प्यारे साथियों, इट वॉज नॉट दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वी डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। पूर्वज कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हम लोग मशीनरी का आविष्कार नहीं कर सकते थे, हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे, हम लोग भी मशीन का आविष्कार कर सकते थे। बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज ये बात जानते थे,
इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम अपना दिल इन सभी चीजों में लगा बैठे, अगर हम अपना दिल इन सभी मशीनों में लगा बैठे, वी वुड बिकम स्लैब्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, तो हम कहीं ना कहीं इन मशीनों का गुलाम हो जाएंगे और हम अपने मोरल फाइबर को, मोरल फाइबर कहने का मतलब हम अपने नैतिकता को बिल्कुल खो देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हमारे पूर्वज ने साफ साफ कहा कि देख भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हम लोग मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे। भाई मेरे, हम लोग भी मशीन का आविष्कार कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने मशीन का आविष्कार जानबूझ करके नहीं किया, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग मशीन का आविष्कार कर लेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं मशीनों के गुलाम हो जाएंगे, और आज यही हो रहा है। हम लोग मशीन के काफी ज्यादा गुलाम हो चुके हैं। जरा सोच करके देखो कि अगर ये कैमरा नहीं होता तो मैं आपको पढ़ा पाता, अगर ये व्हाइट बोर्ड नहीं हो, ये डिजिटल बोर्ड नहीं होता मेरे सामने तो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता नहीं, ये माइक नहीं हो पाता तो मेरी आवाज आप तक अच्छे तरीके से पहुंच पाती, बिल्कुल भी नहीं। सर बहुत ज्यादा जरूरी है, इस सब के हम गुलाम हो चुके हैं। आजकल बच्चे फोन के गुलाम हो चुके हैं। अगर 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए फोन नहीं मिलता है ना तो वो व्याकुल हो जाता है कि मेरा फोन क्या हुआ, ऐसा लगता है कि वो मेहरारू है उसकी। बात समझ में आ रहा है? 1 मिनट अपने आंख से ओझल नहीं होने देना चाहता है भाई, यानी इतना ज्यादा हम लोग मशीन के गुलाम हो चुके हैं। ठीक है, आगे सुनिए। आगे है, दे सॉ दैट, वो लोग देखते थे कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। हम लोगों का जो रियल हैप्पीनेस है, हम लोगों को वास्तविक खुशी कब मिलेगी? तो हम लोगों को वास्तविक खुशी तब मिलेगी मेरे भाई जब हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हाथ और पैर का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे। गॉट ना? नेक्स्ट आगे सुनिए। आगे कहते हैं, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो सामान्य लोग हैं वो बड़े आराम से रहते थे, एकदम स्वतंत्रता पूर्वक रहा करते थे। एंड फॉलोड, और अनुसरण करते थे, देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, वो अपने कृषि के व्यवसाय में काफी अच्छे तरीके से लीन रहा करते थे। जो हमारे पूर्वज थे ना मेरे दोस्तों, जो हमारे पूर्वज थे ना, वो छोटे घर में रहते थे और काफी ज्यादा खुश रहा करते थे। उनके पास कोई बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस नहीं हुआ करता था, वो खेतों में काम करते थे और इसी खेत में काम करके बहुत अच्छे तरीके से आराम से जीवन व्यतीत किया करते थे। वो गांव में रहना ज्यादा उचित समझते थे, शहर में नहीं रहना चाहते थे। उनके दिमाग में एक ही बात चलता था कि सर अगर हम शहर में जाएंगे तो शहर में गरीबों को अमीरों द्वारा शोषण किया जाता है, गरीबों को अमीरों द्वारा लूट लिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, गलियाया जाता है, इसलिए वो लोग घर में ही रहना ज्यादा उचित समझते थे। ठीक है, और अपने एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में एकदम लीन रहा करते थे। गॉट ना? आगे सुनिए, आगे सुनो। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का कोई भी ऐसा भाग नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और ना ही कोई सिविलाइजेशन है, हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन, जो किसी भी इंसान को परफेक्ट बना सकती है, जो किसी भी इंसान को किसी भी इंसान के अंदर परफेक्शन डाल सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, आगे है, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं पश्चिमी से नफरत नहीं करता हूं, मैं पश्चिमी से नफरत करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, जबकि मैं पश्चिमी को धन्यवाद देना चाहता हूं। फॉर मैनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखी है। तो मैं पश्चिमी से नफरत नहीं करता हूं, मैंने पश्चिमी साहित्य से यह सीखी है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा सिविलाइजेशन विनाश हो जाए, हमारे सिविलाइजेशन का अंत हो जाए। इन सभी चीजों को वो सीखे हैं, किससे? तो पश्चिमी सभ्यता से सीखे हैं, पश्चिमी साहित्य से सीखे हैं। गॉट ना? आगे वो कहते हैं, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मैडनिंग इन्वेंशंस आर ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर मैडनिंग टू रेसिस्ट। अच्छा, कुछ ऐसे भी जल्दीबाजी का, कुछ ऐसे भी इमीडिएट रिजल्ट है, कुछ ऐसे भी ब्रिलियंट रिजल्ट्स है मॉडर्न इन्वेंशन का, आधुनिक खोज का, जो हमको कहीं ना कहीं पागल बना रहा है, कहीं ना कहीं पागल बना रहा है। इसे रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये सही बात है मेरे भाई, एकदम सही बात है। मशीन का आविष्कार इतना ज्यादा हो चुका है कि हम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं, एक पल भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आजकल अगर ऐसा काम करना स्टार्ट कर देंगे सर कि मशीन का आविष्कार हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये उस समय की बात है जिस समय पे महात्मा गांधी ने इन सभी चीजों को लिखा था। अब सोच करके देखो, अगर ऐसा सोच करके देखो मेरे भाई कि आजकल अगर लोग वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करेगा, ट्रैक्टर का आविष्कार नहीं करेगा खेत जुताई के लिए, तो कब तक बैलगाड़ी चलाते रहोगे? कब तक बैल से आप जुताई करोगे? बहुत हालत खराब हो जाएगा ना। तो समय के साथ सब चीज का बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन ये उस समय की बात है मेरी जान जिस समय पे महात्मा गांधी इन सभी चीजों को लिखे थे। ठीक है, आगे देखिए। आगे वो कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब सवाल पैदा होता है कि सर भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच क्या अंतर है? तो महात्मा गांधी साफ साफ कहते हैं भारतीय सभ्यता के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में कहते हैं कि इट एलिवेट्स द मोरल बीइंग,
उनके कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय सभ्यता है वो नैतिकता को बढ़ाता है। एलिवेट का मतलब बढ़ाना, ये नैतिकता को बढ़ावा देता है। वहीं अगर बात किया जाता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेकर के, तो ये इमोरलिटी को बढ़ावा देता है और नैतिकता को बढ़ावा देता है। मॉडर्न जो इंडियन सिविलाइजेशन है बिलीव्स इन गॉड, ये भगवान में विश्वास रखता है। वहीं अगर बात करते हैं मेरे भाई पश्चिमी सभ्यता को लेकर के, तो वो भगवान में विश्वास नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, जो भारतीय सभ्यता है ना, यहाँ पे जो छोटे होते हैं ना, वो बड़े को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अगर वही बात किया जाए पश्चिमी सभ्यता में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां तो भैया सिविलाइजेशन नाम का कोई चीज ही नहीं है। महात्मा गांधी इसीलिए तो बोलते हैं कि मुझे किसी भी दूसरे देशों से सिविलाइजेशन सीखने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे देश की सभ्यता को अपनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं, पूरे दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको सीखना है तो भारतीय सभ्यता को सीखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे वो इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के बीच में डिफरेंस बताते हैं, और वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं मेरी जान, वो कहते हैं कि रे भाई, ये जो आपके सामने कल्चर दिख रहा है ना, कि साड़ी पहनी हुई है, पूरा का पूरा बॉडी ढकी हुई है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के अंदर इस तरह से पूरे के पूरे बॉडी को ढक करके रखा जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति को लेकर के, वेस्टर्न कल्चर को लेकर के बात किया जाए, तो देखो ये मामला कैसा है, हैं? एगो एमहर इधर है, ये कौन टी शर्ट सब पहन करके रखी है बताओ? बकलोल है, एकदम साफ बता है। रे भाई, तुम लोगों को एक बात कहेंगे कि ज्यादा स्टाइल मत मारो, हैं? ज्यादा स्टाइल मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तुम जरा सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। तुमको क्या करना है, भारत में आना है और भारतीय सभ्यता को सीखनी है, भारतीय कल्चर को सीखनी है, भारतीय संस्कृति को सीखनी है कि कपड़ा का पहनावा कैसा होना चाहिए। हैं? एगो स्टाइल मार लिए इधर, एगो टी शर्ट पहन लिए उधर, एगो टी शर्ट पहन लिए, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। पूरे बॉडी को ढक करके रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस बात को समझो, बकलोल सब समझो। समझ में नहीं आ रहा है ये लोग को यार। लेकिन आजकल अगर भारत में भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ हो गया। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं मेरी जान, लेकिन ये सच है। भारत का भी पहनावा देख रहे हैं, अभी तो गांव घर का पहनावा ठीक भी है, शहर का पहनावा देख रहे हैं मेरे भाई, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है भाई। हमारा संस्कृति वैसा नहीं है। और बहुत जो एक्ट्रेस वगैरह सब जो हुआ करती है ना, वो क्या नाम सब है उसका, फलाना ठिकाना, अरे क्या नाम सब है यार, नाम ही भूल रहा हूं। वो बकलोल सब जो है ना, वो तो और एकदम पूरे कल्चर को बर्बाद करने पे लगी हुई है। ऐसे में काम नहीं चलेगा मेरी जान। ठीक है, आगे आइए। आगे क्या बोला गया है सुनो। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुत्व में कुछ तो है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो अभी तक इसको जिंदा करके रखा है। इस हिंदुत्व के अंदर कुछ तो है जो भारतीय सभ्यता को अभी तक जिंदा करके रखा है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में डाल लेना। एटिक सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू ग्रीस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एटिक सिविलाइजेशन किससे रिलेटेड है, तो आपका जवाब होगा ग्रीस से रिलेटेड है। अगला, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल रूइन फॉर इंडिया इफ यू कॉपी इट। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी करना स्टार्ट कर दिए, अगर हम लोग यूरोपीय सभ्यता को अपनाना स्टार्ट कर दिए, तो यह भारत को विनाश कर देगा, भारत को कहीं ना कहीं बर्बाद कर देगा। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना। अगला, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, साधारण तरीके से रहना है, उच्च विचार रखना है, ये मोटो किसका है, तो वेस्टर्न फिलोसफर का। लेकिन अगर पूछ दिया जाए प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, तो आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। अगर पूछेगा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, तो आपका जवाब होगा वेस्टर्न फिलोसफर। अगर पूछेगा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, तो आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। गेटिंग माई पॉइंट? आगे सुनो। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ट्रू होम रूल को अपनाया। वो घर में रह करके कामकाज किया करते थे, वो बाहर जाना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया कि वहां चोर डाकू सबका बसेरा होता है जो इसको लूट लेंगे। गेट ना, गॉट ना? आगे सुनिए। आगे वो कहते हैं कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन। अगर पूछेगा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, तो आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अगला सुनो। फेरोस वर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। फेरोस कहां के रूलर्स थे, कहां के शासक थे, तो आपका जवाब होगा इजिप्ट के। एक बार फिर से सुनो, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग करता है कहां से? देखो देखो देखो, मैंने पीछे बताया एटिक सिविलाइजेशन रिलेटेड टू ग्रीस। अगला मैंने बताया फेरोस वर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। अगला मैंने बताया गिबन इज एसोसिएटेड विद इटली। गिबन कहां से रिलेटेड है, कहां से जुड़ा हुआ है, तो इटली से। 3 पॉइंट दिमाग में रखिए। सबसे पहला, एटिक कहां से, तो एटिक जो है मेरे भाई वो ग्रीस से। अगर पूछेगा मेरे भाई गिबन कहां से, तो आपका जवाब होगा गिबन है मेरे प्यारे साथियों इटली से।
इटली से। अगर पूछेगा फेरोज कहाँ का शासक था, फेरोज कहाँ का शासक था, तो आपका जवाब होगा इजिप्ट का, EGYPT। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से घुस गई होगी। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया, और ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख करके बताना, अभी के अभी कमेंट करो और मुझे बताओ कि अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये तुम्हारे दिल में प्रवेश की है या नहीं, तुम्हें समझ में आया है कि नहीं, वो मुझे अभी के अभी कमेंट करके बता दो। जल्दी से मुझे बता दे मेरी जान, जल्दी बता दे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया, एक एक चीज को आपके दिल में मैंने डालने की कोशिश की, और इनफैक्ट मैं डाल भी दिया हूं। ठीक है, डाल भी दिया हूं मेरे भाई। ओके ओके ओके, चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया चीजों को, अब आपका काम है अच्छे तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने की बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए, कमेंट सेक्शन में बोलो यस और नो। यस सर, स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फेरोस वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट ब्लैंक। जो फेरोस है वो कहां के रूलर्स थे? ऑप्शन है रशिया, इजिप्ट, इंडिया या फिर ग्रीस। तो आपका जवाब होगा कि सर ये इजिप्ट के शासक थे। बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने किस लेसन को लिखा? ऑप्शन है आई हैव अ ड्रीम को, द आर्टिस्ट को, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को या फिर द अर्थ को। तो आप सभी बच्चे बोलोगे कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। ठीक है, जब हम बात करेंगे आई हैव अ ड्रीम को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या नाम था दोस्त? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इस बात को भी दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, द आर्टिस्ट को किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा कि सर द आर्टिस्ट को लिखे थे उस इंसान का नाम था सीगा नोया। ठीक है, द अर्थ को किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा द अर्थ को लिखे थे एचिबेट्स। अच्छा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी। क्या जवाब होगा दोस्तों? महात्मा गांधी। उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन बनना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैंक वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के शासक कौन थे? अभी अभी मैंने बताया इजिप्ट के शासक कौन थे। आपका जवाब होगा फेरोश, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। नेक्स्ट, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ ब्लैंक। सिविलाइजेशन एक अवस्था है, किसके विकास की अवस्था है? अच्छा, सिविलाइजेशन जानवर में होगा क्या? पक्षी में होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, ये लोगों में सिविलाइजेशन होगा ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा पीपल। ए फॉर आओ कभी बिहार बोर्ड वाला पर, ए फॉर आओ कभी बिहार बोर्ड वाला पर आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ब्लैंक फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन को इंडिया अगर अपनाना स्टार्ट कर देगा तो इंडिया के लिए क्या साबित होगा? ऑप्शन है वांट, लिविंग, रियल या रूइन। तो आपका जवाब होगा रूइन, जिसका मतलब होता है बर्बादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त। क्वेश्चन आपके सामने है, गिबन इज एसोसिएटेड विद ब्लैंक। मैंने आपको बताया एटिक इज एसोसिएटेड विद ग्रीस और गिबन इज एसोसिएटेड विद इटली, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इटली। दैट मींस ए फॉर आओ कभी बिहार बोर्ड वाला पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। मैंने आपसे पूछा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। अगर रहेगा क्वेश्चन के अंदर मोटो ऑफ मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा वेस्टर्न फिलोसफर। लेकिन अगर रहेगा बेस्ड ऑन, तो आपका जवाब हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन आपसे पूछा बेस ऑफ, तो आपका जवाब होगा मेरे भाई इंडियन सिविलाइजेशन। हाँ, इसलिए बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज ब्लैंक। जो भारत की खूबसूरती है वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने इमूवेबल है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने मूवेबल है, तीसरा है अनसिविलाइज्ड है और चौथा है इग्नोरेंट है। तो आपको पता है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है नेहरू जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा या फिर सरदार पटेल के द्वारा। तो आप तमाम बच्चे का आंसर आ जाएगा कि सर ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। दैट मींस बी फॉर
फॉर बिहारी बाबू आपकी सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर है। सर महात्मा गांधी के बारे में 5 डेट आपको याद रखना है। सबसे पहला 1869 याद रखना मेरी जान, दूसरा 1893 याद रखिएगा, तीसरा 1915 याद रखिएगा, चौथा 1917 याद रखिएगा और पांचवा 1948 याद रखिएगा। बात समझ में आया? याद करो मेरे भाई। मैंने बोला 1869 को क्या, तो आप बोलोगे सर जन्म हुआ था। 1893 को क्या, तो ये साउथ अफ्रीका गए थे, वेंट टू साउथ अफ्रीका, कोई दिक्कत नहीं है। 1915 को क्या हुआ, तो सर रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से वापिस आए थे, कोई दिक्कत ही नहीं है, रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1917 को क्या हुआ, तो ये दौड़े दौड़े चंपारण गए थे, यानी लिख सकते हैं वेंट टू चंपारण, वेंट टू चंपारण, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरी जान। और 1948 को क्या हुआ था, तो आपका जवाब होगा कि सर इनका डेथ हुआ था, ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। ठीक है, अरे भाई बात समझ में आ रही है ना? सारे के सारे बच्चे का आंसर एकदम खटाखट 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 आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आजा मोरे राजा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। निम्नलिखित में से कौन से वो इंसान थे जो स्पिरिचुअल लीडर के तुलना में, लीडर के पॉलिटिशियन के तुलना में स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे। मैंने आपको बताया महात्मा गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट, द माइंड इज अ रेस्टलेस ब्लैंक, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जो मन है वो बेचैन किसके तरह है, जितना ज्यादा इसको मिलता है उतना ज्यादा ये चाहता है। ऑप्शन आपके सामने है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, क्या चिड़िया की तरह है, कुत्ते की तरह है, गाय की तरह है या फिर मंकी की तरह है, तो आपका जवाब होगा माइंड इज अ रेस्टलेस, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दैट मींस ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। ठीक है, आगे आओ, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी। आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। कहते हैं कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। उस सपने को पूरा करने का समय है, मेहनत करने का समय है, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना है। ठीक है, हाँ, जब तक मेहनत नहीं करोगे कैसे काम चलेगा। द पीपल ऑफ यूरोप, क्वेश्चन पूछ दिया, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ब्लैंक। सर यूरोप को जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं वो लेसन सीखते थे कहाँ के लोगों के द्वारा लिखे गए लेखन से, तो ऑप्शन है ग्रीस और रोम। सी फॉर चुन्नू बाबू आपके सेंटेंस का सही जवाब है, सी फॉर चुन्नू बाबू। चुन्नू बाबू, दौड़ो 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 बाबू, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अरे 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 अरे, कहाँ गया रे भाई, कहाँ गया रे। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ब्लैंक। सर सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान। आप तमाम बच्चों को पता है कि जो हमारा देश है ना वो शुरू से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है, जहाँ पे घर को लोग त्याग देते थे, वैराग्य अपना लेते थे। वैराग्य कहने का मतलब घर से उनको कोई माने मतलब नहीं रहा करता था, ये बातें आपको पता है। ठीक है, तो ये ऋषि मुनि सेक्रीफाइस किया करते थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चुन्नू बाबू, सी फॉर चुन्नू बाबू। नेक्स्ट अगला, ब्लैंक स्टेट अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सर निम्नलिखित में से कौन से वो इंसान है जो उस इंसान का हमेशा विरोध करते थे जो अंधाधुंध वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना रहे हैं, उनका नाम है महात्मा गांधी, इसलिए बी फॉर बिहारी बाबू सही जवाब है। अगला, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन पूछेगा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ड ऑन, तो आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन, लेकिन मोटो पूछेगा तो वेस्टर्न फिलोसफर, इसका मतलब ए आपके सेंटेंस का सही जवाब है। नेक्स्ट, ब्लैंक वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। निम्नलिखित में से कौन है जो स्मॉल विलेजेस में, छोटे छोटे गांव में काफी ज्यादा संतुष्ट रहा करते थे। ऑप्शन आपके सामने, आवर एंसेस्टर्स, जर्मन्स, रोमन्स या फिर इटालियंस, तो आपका जवाब होगा आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। आपको पता है जो हमारे पूर्वज है ना वो बेसिकली शहर में जाना उचित नहीं समझते थे, इन्होंने ट्रू होम रूल को अपनाया। किस रूल को, तो ट्रू होम रूल को इन्होंने अपनाया था मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर ब्लैंक टुवर्ड्स वन अनदर। जो सिविलाइजेशन होती है, जो सभ्यता होती है, वो हम लोगों को क्या सिखाती है। ऑप्शन आपके सामने, एनिमी दुश्मनी करना सिखाती है, एंग्री गुस्सा होना सिखाती है, अपसेट परेशान होना सिखाती है, या फिर फ्रेंडली दोस्ताना भावना। तो आपका जवाब होगा यस सर, दोस्ताना भावना सिखाती है, इसलिए डी आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अच्छा आप तमाम बच्चे को एक बात मैं बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐसा मत सोचना कि सर अगर क्लास खत्म हो गई है तो हम लोग क्लास देख रहे हैं वीडियो फॉर्म में तो वो आंसर नहीं देंगे, नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दो। फर्स्ट का ए बी जो जो आंसर है वो सब चीज लिखते चले जाओ मेरे भाई, इससे होगा क्या, आप उससे अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे बातों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
क्वेश्चन है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ ब्लैंक हैप्पी। जो धन देने वाली चीजें होती है, जो आराम देने वाली चीजें होती है, वो क्या नहीं बनाती है, मतलब किसको हैप्पी नहीं बनाती है? ऑप्शन आपके सामने, बर्ड को, मैन को, काउ को या डॉग को। तो आपका जवाब होगा कि सर मैन को, इंसान को। बी आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन ब्लैंक। गांधी जी चंपारण कब गए थे? याद करो, याद कर जहिया बताए थे अभी। क्या बताए थे? कि सर जी 5 गो डेट, 1869, 1893, 1915, 1917 और 1948। याद है? याद आया? तो मेरे भाई वो चंपारण कब गए थे? तो आपका जवाब होगा 1917 को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ब्लैंक रूल। हमारे पूर्वज ने किस रूल को अपनाया? ऑप्शन आपके सामने, नाइस रूल, सोसाइटी रूल, होम रूल या फिर नेशन रूल। तो आपका जवाब होगा होम रूल, दैट मीन सी फॉर चुन्नू बाबू। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ब्लैंक एंड रोमन राइटर्स। अच्छा, यूरोप के जो लोग हैं वो रोम के लोगों से और कहां के लोगों से इंस्पायर्ड थे? तो आपका जवाब होगा ग्रीक एंड रोम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू मेरे, द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक, किस चीज का आविष्कार प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। किस चीज का आविष्कार एक माइलस्टोन साबित हुआ हमारे डेवलपमेंट में? किस चीज का आविष्कार? ये आप लोग आंसर करके बताओगे। ऑप्शन आपके सामने, फायर, आग का आविष्कार, एग्रीकल्चर का आविष्कार या फिर कारपेंट्री का या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कुछ कुछ होमवर्क भी तो मिलना चाहिए, ताकि आप देखते हैं कि कहीं से भी सर्च करते हो या फिर नहीं करते हो। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि नहीं मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कहीं से भी देना है, ये मैं देखना चाहता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखो, ठीक है। मील का पत्थर क्या चीज साबित हुआ था? अगला है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन एक इंसान की इशारा करता है किस चीज की ओर? हाउ टू मेक मनी। सिविलाइजेशन सिखाता है कि पैसा किस तरीके से कमाया जाए? बिल्कुल भी नहीं। हाउ टू विन द एनिमी, दुश्मन से किस प्रकार जीता जाए? बिल्कुल भी नहीं। द पाथ ऑफ ड्यूटी, बिल्कुल सही बात है, कर्तव्य के रास्ते की ओर इशारा करता है, इसलिए सी फॉर चांद के पार। चलो आपके सेंटेंस का सही जवाब है। नेक्स्ट अगला है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर ब्लैंक। अगर मोरालिटी को ऑब्जर्व करना है, अगर नैतिकता को अवलोकन करना है मेरे भाई, तो किस चीज के ऊपर आपको कमांड करना पड़ेगा, किस चीज के ऊपर मास्टरी हासिल करना पड़ेगा? तो पैशन और माइंड के ऊपर, शौक को और मन को जितना स्थिर करके रखोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर ब्लैंक। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, किसके लिए? ऑप्शन आपके सामने, हिंदू के लिए। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा मेरे भाई, द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। तीसरा है द ब्लिस के लिए। चौथा है यंग इंडिया के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा यंग इंडिया के लिए, यानी डी फॉर दुल्हे राजा आपके सेंटेंस का सही जवाब है। जल्दी से इसका आंसर दो मेरे भाई। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच रिमेन्स ऑलवेज ब्लैंक। जो मन है वो एक बेचैन चिड़िया की तरह है, जो हमेशा क्या रहता है? ऑप्शन है हंग्री, भूखा रहता है, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है, थर्स्टी, प्यासा रहता है, या फिर सिक, बीमार रहता है। तो आपको पता है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है, इसलिए बी आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज लार्जली अ ब्लैंक। जो खुशी है वो बड़े तौर पे क्या होती है? ऑप्शन आपके सामने, मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिसीज या इमेजिनेशन। तो आपका जवाब होगा मेंटल कंडीशन, ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी वॉज मोर अ ब्लैंक। महात्मा गांधी ज्यादा क्या थे? मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी पॉलिटिशियन भी थे, महात्मा गांधी स्पिरिचुअल लीडर भी थे, लेकिन पॉलिटिशियन के तुलना में स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, डी फॉर दुल्हे राजा आपके सेंटेंस का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट, आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम ब्लैंक। हमारे पूर्वज हम लोगों को दूर करते थे किस चीज से? तो लग्जरीज एंड प्लीजर, आराम देने वाली चीजों से और खुशी देने वाली चीजों से। ठीक है, नेक्स्ट, पीपल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विद ब्लैंक। पुराने जमाने में पीपल, पुराने दिन में जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड रहा करते थे। ऑप्शन आपके सामने, टाउन में, सिटीज में, मेगा सिटीज में या फिर विलेजेस में। तो आपका जवाब होगा विलेजेस, डी फॉर दुल्हे राजा आपके सेंटेंस का सही जवाब है। नेक्स्ट,
ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किए थे भाई? महात्मा गांधी लाठी लेकर के मारने के लिए नहीं आते कि आज बीचे कपाड़ बाजार देंगे बांस, नहीं। वो बोले थे कि सर सत्य और अहिंसा को अपनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को अपनाया, सत्य और अहिंसा को अपनाया। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंसर देना स्टार्ट कीजिए। देखते हैं मेरे भाई कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, जल्दी बताओ। लिखा हुआ है द आवर एंसेस्टर्स सॉ, हमारे पूर्वजों ने देखा, द किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू, जो राजा होते हैं और उनकी तलवार होती है वो किसके तुलना में कमजोर होती है, कम होती है? तो स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स यानी नैतिकता के तलवार की तुलना में बहुत कम वजन होता है उसका। मेरे कहने का मतलब वो उसको इंफीरियर माना जाता है, कम आंका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, पुराने जमाने में जो कॉमन पीपल है वो फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे किस चीज का? ऑप्शन है बिजनेस का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का या फिर पॉलिटिक्स का। तो सर पुराने जमाने के अंदर जा बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस नहीं हुआ करता था, उस केस में वो एग्रीकल्चर को ही फॉलो करते थे, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ ब्लैंक, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किसकी पूजा करता है? एक चीज मैं बताता हूं सुनो, अगर पूछा जाएगा यूरोपियन सिविलाइजेशन, ध्यान से सुनना, अगर पूछा जाएगा यूरोपियन सिविलाइजेशन, अगर आपसे पूछा जाएगा मॉडर्न सिविलाइजेशन या फिर मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा जाएगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तीनों का मतलब सेम ही होता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये तीनों बेसिकली सेम ही होते हैं मेरे भाई, और ये सभी जो है ना वो मटेरियलिटी पे फोकस करता है, रुपये पैसों पे फोकस करता है, धन दौलत पे फोकस करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मटेरियल, दैट मींस ए फॉर एप्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन एंशिएंट डेज कॉमन पीपल इंजॉयड, जो पुराने जमाने में सामान्य लोग इंजॉय करते थे, आनंद लेते थे, कहाँ? कोर्ट्स रूल का, स्लेवरी का, होम रूल का या फिर फॉरेन रूल का? तो आपका जवाब होगा ट्रू होम रूल, यानी ए सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, यानी भारतीय सभ्यता का जो सोच है वो किस चीज को बढ़ावा देना? इमोरलिटी बिल्कुल भी नहीं, पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं, डिसऑनेस्टी बिल्कुल भी नहीं, मोरल बिंग को बढ़ावा देना, इसलिए सी आपके सेंटेंस का सही जवाब है। नेक्स्ट अगला है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर हुसैन के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जवाब होगा एम गांधी, दैट मींस महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी को स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता है मेरे भाई, इस बात को भी दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी को स्पिरिचुअल लीडर भी कहते हैं, बापू भी कहते हैं मेरी जान, और फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन ये है, इंडियन सिविलाइजेशन इज ब्लैंक, जो भारतीय सभ्यता है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर बिलीव्स इन गॉड, यानी बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, ये भगवान में विश्वास करती है, बी फॉर बिहारी बाबू सही जवाब है। लेकिन हाँ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन भगवान में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मतलब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई कि एक दो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बने होंगे, अदरवाइज सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से धुआं कर दिया होगा। जल्दी से मुझे बताना मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव आप लगभग कितने गलती किए हो? मैं सही नहीं पूछूंगा, आपने गलती कितना किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैं आपके कमेंट को बाद में देखूंगा मेरी जान। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा मामला क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वन शॉट क्लास है, एक ही क्लास में सभी चीज को कंप्लीट कर रहे हैं मेरे भाई। आइए अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ इज द इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से किस प्रकार अलग है? देखो मेरे भाई, आंसर मैंने लिखा, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, जो भारतीय सभ्यता की जो सोच है वो मोरल बीइंग को बढ़ावा देना, वेयरएज जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द इमोरलिटी, जबकि जो यूरोपीय सभ्यता है वो अनैतिकता को बढ़ावा देता है। द फॉर्मर बिलीव्स इन गॉड, फॉर्मर का मतलब पहले वाला कहने का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन गॉड, भगवान में विश्वास करता है, वेयरएज जबकि द लेटर इज गॉडलेस, जो बाद वाला है वो भगवान पे विश्वास नहीं करता है।
इन दिस वे, इस प्रकार वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से या फिर यूरोपीय सभ्यता से बिल्कुल अलग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Why does गांधी जी say that mind is a restless bird? The more it gets, the more it wants. अच्छा, गांधी जी क्यों कहते हैं, गांधी जी क्यों कहते हैं कि जो मन है वो एक बेचैन चिड़िया की तरह है? क्यों कहते हैं? तो जरा गौर से सुनिएगा। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन चिड़िया की तरह है। बिकॉज क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ज्यादा इसको मिलता है उतना ज्यादा ये चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। आवर वांट्स एंड पैशन मेक आवर माइंड्स रेस्टलेस, हमारी जो चाहत है और हमारा जो शौक है यही हमारे मन को काफी ज्यादा बेचैन बनाती है। आप बहुत ज्यादा चाहने लगते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो कि मेरे पास ये आ जाए, वो आ जाए, दिस आ जाए, डेट आ जाए, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हो, आपका मन काफी ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? हमारे पूर्वज ने ट्रू होम रूल को किस प्रकार एंजॉय किया? मैंने लिखा आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वज ट्रू होम रूल को एंजॉय किए बिकॉज क्योंकि दे थॉट, वे लोग सोचते थे, देयर आर सो मैनी थीव्स, बहुत सारे चोर होते हैं, एंड रॉबर्स, बहुत सारे डाकू होते हैं, आर इन सिटीज, शहरों में। वो सोचते थे कि शहर के अंदर बहुत सारे चोर और डाकू का बसेरा होता है। दे फेल्ट, उन लोगों ने महसूस किया कि द पुअर आर रोब्ड बाय द रिच, गरीबों को अमीरों द्वारा लूट लिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। कहां? तो लार्ज सिटीज के अंदर। दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो बहुत आजादी पूर्वक रहा करते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपने एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को, अपने कृषि व्यवसाय में काफी ज्यादा लीन रहा करते थे। और उन्होंने ट्रू होम रूल को अपनाया, घर से बाहर जाना उचित बिल्कुल भी नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? रीजन आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म? अच्छा, रियल में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब रियल में क्या होता है? तो मैंने बोला द रियल सेंस ऑफ सिविलाइजेशन मींस, रियल में सिविलाइजेशन का मतलब होता है नॉट मल्टीप्लाइंग ऑन आवर वांट्स। रियल में सिविलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है, ये नहीं होता है कि हम लोग अपने चाहत को बार बार मल्टीप्लाई करते हुए चले जाए कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बट ऑन रिस्ट्रिक्टिंग देम, हम लोगों को उन पर रोक लगाना है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार द सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है विच पॉइंट्स आउट, जो इशारा करता है टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी इंसान को कर्तव्य के रास्ते की ओर, कि आपका कौन सा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को बहुत अच्छे तरीके से निभाइए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन? हमारा सिविलाइजेशन किस पे निर्भर करती है? तो देखो मेरे भाई, मैंने लिखा आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स, हमारा सिविलाइजेशन निर्भर करती है नॉट ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारे चाहत को बढ़ाना नहीं, हमारे चाहत में गुणात्मक परिवर्तन करना नहीं, हमारे चाहत को बहुत तेजी से बढ़ाने पर निर्भर नहीं करती है, बट ऑन रेस्ट्रिक्टिंग देम, हमारे चाहत को रोकने का प्रयास करती है। यही तो हमारी सिविलाइजेशन हम लोग को सिखाती है, ताकि हम लोग काफी अच्छे तरीके से खुश रह पाए। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, व्हाई इज स्टिल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अलाइव? भारतीय सभ्यता और संस्कृति अभी तक जिंदा है, कैसे, क्यों? मैंने लिखा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज स्टिल अलाइव, भारतीय सभ्यता और संस्कृति अभी तक जिंदा है बिकॉज क्योंकि हिंदुइज्म डेवलप्ड नॉट ओनली विद मटेरियल, हिंदुत्व ने केवल धन दौलत ही डेवलप नहीं किया है बट स्पिरिचुअल लाइंस, इसके साथ साथ उन्होंने आध्यात्मिक लाइन को भी डेवलप किया है। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, कल्चर एंड स्वराज डिपेंड अपॉन सेल्फ डिनाइल नॉट अपॉन सेल्फ इंडल्जेंस। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात इन्होंने बोला मेरे भाई, और ये बात रियल में दिल को छू जाने वाली बात है। ये बात दिल को छू जाने वाली बात है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति, हमारी सभ्यता, संस्कृति और स्वराज आत्म त्याग पर आश्रित है, ना कि आत्म भोग पर आश्रित है। सेल्फ डिनाइल पे डिपेंड करता है मेरे भाई, ठीक है, ना कि सेल्फ इंडल्जेंस पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, what did the author convey to the countrymen about dealing with the modern civilization? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है मेरे भाई, और क्वेश्चन क्या पूछा गया? what according to author, यानी लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है? सीधी सी बात बोला गया है कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है मेरे भाई, जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट कीजिए। अरे
what did the author convey to the countrymen about dealing with modern civilization? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा करके दे रहा हूं, ठीक है, कि लेखक ने आधुनिक सभ्यता से निपटने के लिए क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा था मेरे भाई ये बताओ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी ऑथर के अनुसार, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन का जो विचार है, जो सोच है, इज टू एलिवेट मॉरल बीइंग, जो कि नैतिकता को बढ़ाता है, बट दैट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। और वहीं अगर बात करते हैं पश्चिमी सभ्यता को लेकर के, तो वो अनैतिकता को बढ़ाता है। ही आस्क्ड हिज कंट्रीमैन, उन्होंने गांव के लोगों से कहा, उन्होंने लोगों से कहा, क्या कहा, टू क्लिंग to their civilization but avoid the modern civilization at any cost। ओहो, उन्होंने कहा कि हम लोगों को भारतीय सभ्यता से चिपक करके रहना है, हम लोग भारतीय सभ्यता से चिपक करके रहना है, और मॉडर्न सिविलाइजेशन को किसी भी कीमत पे अपनाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मेरी जान, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। हैं अगला, डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की विशेषता पे फोकस कीजिए। तो मैंने लिखा कुछ नहीं करना है भाई, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या ही बताना है भैया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या ही बताना है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या बताना है बताओ। द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। अच्छा, अरे यार, हाँ हाँ हाँ, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। अच्छा, कौन सा वो लेसन है, कौन सा वो लेसन है जो लेसन इंडिया से दूसरे देशों को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट वर द लेसन ऑफ यूनिटी। यूनिटी का लेसन, यूनिटी कहने का मतलब हुआ एकता का लेसन सीखना चाहिए, इंटीग्रिटी अखंडता का लेसन सीखना चाहिए, और ह्यूमैनिटी मानवता का लेसन सीखना चाहिए। 3 लेसन कम से कम वेस्ट को अपने देश से सीखना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों की ये बातें आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। जरा सोच करके बताना, जरा दिल पे हाथ रख करके बताना मेरी जान कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आज की क्लास में मैंने हर एक चीजों के बारे में डिस्कस किया, मैंने आपके सामने बात किया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, उसके एक्सप्लेनेशन को लेकर के, और उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। हर एक चीज को मैंने आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करके ऑपरेशन करके रख दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे मेरी जान। मुलाकात करेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते रहिए। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। कैसी लगी है क्लास, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मैं जो पढ़ाया हूं ये बातें आपके दिल तक छपी है या नहीं, वो भी बात मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं पूरा अपना एनर्जी झोंक दिया हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, बस मेरा काम ही यही है मेरे भाई, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना, हंसते खेलते पढ़ाना, मौज मस्ती के साथ पढ़ाना। इसलिए तो मैं बच्चों से बोलता हूं, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, सिया साइन साइन साइना हो रे पिया रे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड जय हिंद एवरीवन।